डेट है आज 21 दिसंबर 2021। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट ने 1991 में बनाई थी। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र की वर्धा नाम की जगह पे है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके एक दूसरी एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन जैसे ट्रेड यूनियन होती है जो व्यापारियों के फायदे के लिए गवर्नमेंट से उनके पास गवर्नमेंट से मतलब उनके डिमांड रखती है व्यापारियों की, या जैसे लेबर यूनियन है जो कर्मचारी हैं उनकी डिमांड गवर्नमेंट के सामने रखती है। ऐसी एक एसोसिएशन होती है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की, ये एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया। इसके साथ मिलकर बीपीएनआई ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें हॉस्पिटल को टैग दिया जाएगा जिसका नाम होगा ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली टैग। इसका मतलब ये है अगर किसी हॉस्पिटल में ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध है, अलग से एक रूम है जहां पे माताएं अपने बच्चों को जाके दूध पिला सकती हैं सेपरेटली, तो तब उस हॉस्पिटल को ये टैग दिया जाएगा कि हाँ कि इस हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी है, तो इसे ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली टैग दे दिया गया। ये जो बेबी फ्रेंडली इनिशिएटिव है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ये WHO और यूनिसेफ ने पूरे वर्ल्ड वाइड चला रखा है, पूरे वर्ल्ड में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ ये दोनों यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी हैं और हमारे इंडिया में इन्होंने लॉन्च किया है ये बीपीएनआई ने और AHPI ने। जो फर्स्ट टैग दिया गया है हॉस्पिटल को ये ब्रेस्ट फीडिंग फ्रेंडली टैग, वो चेन्नई का एक ब्लूम हॉस्पिटल है उसको दिया गया है, ब्लूम हेल्थ केयर हॉस्पिटल। इससे पहले देखो एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने माँ प्रोग्राम लॉन्च किया था 2016 में, तो उसी को प्रमोट कर रहा है, उसी का एक इनिशिएटिव है ये जो अभी बेबी फ्रेंडली ये चलाया गया है, ये वाला बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। इसमें देखो ये तो केवल प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए है, बेबी फ्रेंडली हेल्थ केयर इनिशिएटिव, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ये प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए है। और माँ प्रोग्राम जो चलाया है ये क्या है, ये है मदर एब्सोल्यूट अफेक्शनेट प्रोग्राम। ये इंडियन गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का जो सबके लिए है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए लगभग, और जो ये चलाया है इसी को प्रमोट करने के लिए इसके बेस पे ही चलाया BFHI यानी कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। किसके बेस पे लॉन्च किया है, माँ प्रोग्राम के बेस पे लॉन्च किया है इंडिया में। इन दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है BPNI और वो एसोसिएशन है, इसका प्रोसेस ये होगा 2 स्टेज में, सर्टिफिकेशन प्रोसेस 2 स्टेज में पूरा किया जाएगा। एक तो सेल्फ असेसमेंट होगी यानी कि जो हॉस्पिटल है वो खुद मूल्यांकन करेगा कि उसके पास फैसिलिटी है या नहीं, और फिर जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीपीएनआई के जो ऑफिसर हैं वो जाएंगे, फिर वो रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये होगा एक्सटर्नल असेसमेंट यानी कि बाहरी मूल्यांकन। ब्रेस्ट फीडिंग स्टेटस क्या है इंडिया में, ये देखो हमारी कंट्री में बहुत ही लो है ब्रेस्ट फीडिंग, हमारी कंट्री में जो है बहुत ही कम है निचले स्तर पे। अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 इसकी रिपोर्ट देखें, इसके अकॉर्डिंग 88.6% इंस्टीट्यूशनल बर्थ होते हैं, यानी कि जो डिलीवरी होती है ना बच्चों की वो हॉस्पिटल में होती है 88.6% महिलाओं की, लेकिन उसमें से केवल ओनली 41.8% जो इन्फेंट्स हैं उन्हें विद इन फर्स्ट 1 आवर ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है। यानी कि देखो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे 1 घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम पे उस दूध में बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी होती है, यानी कि उसे रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है अगर उस टाइम में उस बच्चे को दूध पिलाया जाए। लेकिन केवल 41.8% महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को पहले 1 घंटे में दूध पिलाती हैं। इसमें देखो बहुत सारे स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, इनमें ये रेट डिक्लाइनिंग की तरफ देखा गया कि यहाँ पे जो चिल्ड्रन का ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो घटता जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर बिल ऑन लिंचिंग। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। लिंचिंग का मतलब है भीड़ द्वारा कर दी गई हत्या, किसी की हत्या कर देते हैं, जैसे अभी भाई साहब ये न्यूज में है। क्यों? क्योंकि 18 दिसंबर को एक ऐसा केस आया, एक आदमी को सिख संगत ने, जो सिख डिवोटी हैं, सिख धर्म के भक्त हैं, जो उन्होंने गोल्डन टेम्पल में अमृतसर में, जिसका नाम श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा के नाम से भी जानते हैं या गोल्डन टेम्पल के नाम से फेमस है, अमृतसर में है जो, वहाँ पे एक आदमी को भाई साहब मार दिया गया। क्यों? आरोप क्या लगाया कि उसने जो सिख धर्म की जो होली पुस्तक है ना, जैसे हिंदू की रामायण, महाभारत, गीता है, जैसे अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो कुरान है, ऐसे सिख धर्म की गुरु ग्रंथ साहिब जी जो पुस्तक है उसका अपमान किया, डिसरेस्पेक्ट किया। इसके बेस पे उसको मार दिया भाई साहब, उसकी लिंचिंग कर दी। इशू क्या है? इशू यही है कि देखो
ये पहला केस नहीं है कि किसी आदमी को ऐसे होली पुस्तक की डिसरेस्पेक्ट करने के लिए मार दिया गया सिखिज्म में। और भी कई सारे केस आए हैं, लेकिन फिर भी ना तो किसी पॉलिटिकल लीडर ने और ना ही पुलिस ने एक सिंगल वर्ड तक नहीं बोला इसके बारे में। नेक्स्ट इसमें यह है कि रिसेंट केस और भी बहुत सारे देखे गए लिंचिंग के। 23 ईयर ओल्ड एक स्टूडेंट था, स्टूडेंट लीडर, उसको भीड़ ने लास्ट मंथ असम में मार दिया गया आरोप लगा के उस पर। एक आदमी अक्टूबर में लिंच कर दिया गया, उसके हाथ पैर काट दिए गए भाई साहब सिंगू बॉर्डर पे जहाँ पे फार्मर की प्रोटेस्ट चल रही थी, जहाँ पे किसान आंदोलन कर रहे थे, वहाँ पे उसको मार दिया गया। ये भी सिख पर्सन ने मारा था उस आदमी को। अगस्त में एक बेंगल सेलर है, चूड़ियाँ बेचता था एक आदमी इंदौर में, उस पर आरोप लगा दिया कि उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा था वो। उस बेस पे भीड़ ने, मॉब का मतलब भीड़ ने उसको मार दिया वहीं पे, बहुत ही पीटा, मारा नहीं पीटा उसे, और फिर उसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। मई में 25 ईयर ओल्ड एक गुरुग्राम में, हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट है गुरुग्राम, वहाँ पे एक आदमी को लिंच कर दिया गया। वो मेडिसिन लेने के लिए निकला था, अपने घर से दवाइयाँ खरीदने के लिए निकला था। ये लिंचिंग का मतलब क्या है, इसको डिफाइन कैसे करोगे? देखो इस तरह से इसको परिभाषित किया जा सकता है, कोई भी एक्ट, एनी एक्ट या सीरीज ऑफ एक्ट, कोई भी ऐसा काम जो वायलेंस, हिंसा भड़काता हो, या फिर ऐसा एक्ट है जो स्पॉन्टेनियसली या प्लान्ड, मनचाहे रूप से या पहले से प्लान किया गया हो, और भीड़ द्वारा किसी आदमी के अगेंस्ट वायलेंस की गई हो, हिंसा की गई हो, किसके बेस पे? ऑन द ग्राउंड ऑफ, इसके आधार पे, रिलीजन के आधार पे, धर्म के आधार पे, रेस, नस्ल के आधार पे, कास्ट, जाति, सेक्स, लड़का या लड़की के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म का जो स्थान है उसके आधार पे, कि मान लो कोई किसी का जन्म हुआ है साउथ में, किसी का नॉर्थ में हुआ है, किसी पे किस जगह पे, तो इसके आधार पे अगर वायलेंस की गई, या लैंग्वेज, भाषा के आधार पे, या डाइटरी प्रैक्टिसेस कि आप किसी और का मांस खाते हो, ये आप वेजिटेरियन हो या आप नॉन वेजिटेरियन हो, इसके आधार पे, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पे, कोई एलजीबीटी कम्युनिटी का है, लेस्बियन, गे, या फिर आपका बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर है कोई, उसके आधार पे, या पॉलिटिकल एफिलिएशन, कोई आदमी एक पार्टी से बिलोंग करता है तो दूसरा दूसरी से मानता है, उसको प्रमोट करता है, तो इसके आधार पे अगर वायलेंस, या एथनिसिटी के आधार पे, या कोई और भी ग्राउंड आधार हो सकता है, तो किसी भी आधार पे अगर वायलेंस होगी और भीड़ द्वारा कर दी जाएगी हत्या किसी की, तो इसी को बोलते हैं लिंचिंग। या सिर्फ हत्या नहीं करी है, लिंचिंग का मतलब ये भी है वायलेंस, हिंसा की है, किसी को मारा पीटा है। ये केसेस हैंडल कैसे किए जाते हैं? क्या कोई स्पेशल लॉ बनाया हुआ है हमारे देश में? ऐसा देखो कोई सेपरेट कानून तो है नहीं, कोई भी अलग से लॉ नहीं है। जो आईपीसी है 1860s का इंडियन पीनल कोड, जो अंग्रेजों के टाइम से चलता आ रहा है, उसी में है सेक्शन 300 और सेक्शन 302। क्योंकि ये क्या है, 302 किसके लिए? मर्डर के लिए। और ये जो लिंचिंग है ये भी क्या है भाई साहब? डेथ की जाती है, ये भी लिंचिंग ही है। और इसके लिए सजा का प्रावधान क्या है? डेथ, मृत्यु, फांसी की सजा हो सकती है किसी को, या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास हो सकता है, या उसमें फाइन भी लग सकता है भाई साहब। ये देखो ऑफेंस है जो मर्डर का, ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। ऑफेंस का मतलब अपराध है, और कॉग्निजेबल का मतलब यह है, इसमें जैसे किसी आदमी को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जाती है, अरेस्ट करने के लिए, तो उसे अरेस्ट वारंट लेना पड़ता है मजिस्ट्रेट से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जाके, जज से या डिस्ट्रिक्ट जज से। लेकिन भाई साहब जो ऐसे कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं ना, उनमें अरेस्ट वारंट लेने की जरूरत नहीं है पुलिस को, यानी कि डायरेक्ट जाके उसे पकड़ सकती है, अरेस्ट कर सकती है। इसमें अरेस्ट वारंट लेने की जरूरत नहीं है, यानी कि परमिशन लेने की जरूरत नहीं है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। और ये नॉन बेलेबल है, इसमें जमानत भी नहीं होगी, एक बार गिरफ्तार हो गया तो फिर जमानत पे छूट के नहीं आ सकता। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब यह है, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं, एक बार मान लो पुलिस में दर्ज हो गए केस, लेकिन दोनों पार्टी चाहती हैं, ए और बी, इनके बीच में झगड़ा हो रहा है, दोनों पार्टी चाह रही हैं कि हमें केस नहीं चलाना कोर्ट में, हम आपस में ही सुलझा लेते हैं, तो अपना केस वापस ले लेंगे ये, तो इसे बोलेंगे कंपाउंडेबल केस। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल का मतलब है कि इसको वापस नहीं लिया जा सकता। अगर एक बार पुलिस में एफआईआर दर्ज हो गई तो भाई साहब हो गई, अब तो कोर्ट जो केस सुनाएगा वही होगा, दोनों पार्टी चाहे कंप्रोमाइज करें या ना करें। तो ये मर्डर के केस नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है लिंचिंग के लिए? सुप्रीम कोर्ट की सेपरेट ऑफेंसेस में रखा जाए, ऐसा बोला है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में, कि इन्हें अलग से अपराध में रखा जाए, और ट्रायल कोर्ट जो होते हैं इनके लिए एक मैक्सिमम सेंटेंस डिफाइन करें, और जो भी इसके लिए जैसे मॉब वायलेंस होती है, इसके लिए एक स्टर्न एग्जाम्पल सेट किया जाए, यानी कि एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया जाए
जैसे मान लो जिसने वो मॉब लिंचिंग की है, मॉब वायलेंस की है, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि लोगों में डर बढ़े आगे कि कोई लिंचिंग ना करे, ऐसे अपने हाथ में कानून ना ले। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डेजिग्नेट कर सकती है कि एक पुलिस ऑफिसर सिर्फ इसी काम को देखने के लिए रहेगा कहाँ पे मॉब वायलेंस हो रही है, लिंचिंग हो रही है, ताकि इन ऐसी घटनाओं को, इंसिडेंट्स को रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। स्टेट गवर्नमेंट को ये भी जरूरत है कि ऐसी डिस्ट्रिक्ट या सब डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन या विलेज, गांव है कोई रूरल एरियाज में, उनको आइडेंटिफाई करें जहाँ पे ऐसे केस ज़्यादा आते हैं लिंचिंग के या मॉब वायलेंस के। और फिर जो भी ऐसा प्लेस है, स्थान है, डिस्ट्रिक्ट है, एरिया है जहाँ पे ज़्यादा केस आते हैं, उनके लिए एक नोडल ऑफिसर होगा। फिर वो नोडल ऑफिसर ऐसी केसेस की जानकारी डायरेक्ट डीजीपी को देगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, ताकि ये जो केस है मॉब वायलेंस और लिंचिंग के, इनको टैकल किया जा सके। जो ऑफिसर है, एवरी पुलिस ऑफिसर, वो ये देखेगा अगर कहीं पे भीड़ इकट्ठा हो रही है और उसे लग रहा है कि यहाँ पे वायलेंस हो सकती है, हिंसा हो सकती है, तो उसको भीड़ को डिस्पर्स करे, हटाए वहाँ से। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को देखो ऐसे जो केस है मॉब वायलेंस या मॉब लिंचिंग के, इनके परिणाम क्या हो सकते हैं, कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, कितनी सजा मिल सकती है, भाई साहब फांसी की सजा भी हो सकती है, तो लोगों को ये बताया जाए रेडियो के जरिए, टेलीविजन के जरिए या अदर मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, ताकि लोगों में डर पैदा हो कि भाई साहब खुद हम ना मारे, कि अगर किसी ने गलती किया तो उसे पुलिस में भर्ती करें, यानी कि भर्ती करने का मतलब पुलिस को दें और फिर वो कोर्ट में लेके जाएगी, कोर्ट जो सजा देगा वो सजा होगी, आप सजा ना दें उसे। इसके बावजूद स्टेट गवर्नमेंट ने, यानी कि स्टेट पुलिस ने मान लो कोई मेजर्स लेने के बावजूद अगर कोई लोकल पुलिस में कोई इंसिडेंट ऐसा आता है कि उसके मतलब मॉब लिंचिंग का केस है, तो ऐसी घटना को पुलिस स्टेशन में जल्दी से जल्दी एफआईआर की तरह दर्ज कर लिया जाए, यानी कि रिपोर्ट दर्ज कर ली जाए उसकी इमीडिएटली। स्टेट गवर्नमेंट देखो ये प्रिपेयर करेगी लिंचिंग मॉब वायलेंस जो विक्टिम कंपनसेशन एक स्कीम हो, यानी कि अगर जिस आदमी को, मान लो एक आदमी को मॉब ने, भीड़ ने इसको पीटा गया, मारा गया है, तो इसके लिए मुआवजा का प्रावधान हो। ये सेक्शन 357A है जो सीआरपीसी का, उसके अंदर ऐसा कंपनसेशन स्कीम चलाई जा सकती है। और अगर ऐसा देखा गया कोई पुलिस ऑफिसर है, उसे पता है कि यहाँ पे मॉब वायलेंस हो रही है और उसने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया, यानी कि डेलिब्रेट नेग्लिजेंस, डेलिब्रेट का मतलब जानबूझ के, नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही, अगर उसने जानबूझ के लापरवाही की है तो उसके खिलाफ भी उसके ये समझा जाए उसने अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया है। नेक्स्ट है नीड ऑफ द आवर, अभी जरूरत क्यों है ऐसे मॉब लिंचिंग के लिए लॉ बनाने की या ऐसे केसेस के लिए। देखो हर टाइम ऐसा देखने को मिलता है, चाहे ऑनर किलिंग का केस हो या हेट क्राइम का या फिर विच हंटिंग का। ऑनर किलिंग का मतलब है जब मान लो कोई लड़का या लड़की अपनी मर्जी से कोई दूसरे कास्ट में या धर्म में या किसी से अपनी मर्जी से सेम कास्ट में शादी कर लेता है तो उसकी ऑनर किलिंग, मार देते हैं उसे। बहुत सारे प्लेसेस पे, इंडिया में भी और भी देशेस में होते हैं ऐसे, मतलब और भी देश में और भी कंट्रीज में होते हैं ऐसे केसेस। हेट क्राइम का मतलब यही है कि किसी से मान लो घृणित अपराध बोले जाते हैं एक तरह से हिंदी में। नेक्स्ट है विच हंटिंग का मतलब ये है, जैसे विच हंटिंग का ये है, विच का मतलब होता है जैसे वो नहीं होता है किसी आदमी को, आपने देखा होगा झाड़ फूक वाले होते हैं किसी को कि माता आ गई भाई साहब इसको, या इसमें कोई बुरी आत्मा है और उसमें बुरी आत्मा के बेसिस पे उसकी हत्या कर दी जाती है किसी औरत की, आदमी की, किसी की, तो उसे बोलते हैं विच हंटिंग। मॉब लिंचिंग तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो ऐसे केसेज हैं इनके, ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं ऐसे क्राइम, तो इनके लिए स्पेशल लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, अलग एक स्पेशल कानून होना चाहिए इनके से डील करने के लिए। लेकिन फैक्ट ये है, ये क्राइम क्या है, मर्डर से अलग नहीं है, ये एक हत्या ही तो है, और हत्या के लिए तो ऑलरेडी हमारे देश में कानून बने हुए हैं, आईपीसी है, सीआरपीसी है, तो ये डील करने के लिए सफिशिएंट है। ज़रूरत है तो सिर्फ क्या है, इन्फोर्समेंट की, कि इनको सही से लागू किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। और जो पूना वाला केस की गाइडलाइंस है कोर्ट की, उनके साथ मिलके, उनके साथ और लॉ को सही से इम्प्लीमेंट किया जाए तो इन केसेस से डील किया जा सकता है। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत सारे अपने स्टेट में लॉ बनाने की कोशिश की है, जैसे मणिपुर गवर्नमेंट है, उसने फर्स्ट टाइम बिल लेके आई अगेंस्ट लिंचिंग 2018 में। फिर राजस्थान गवर्नमेंट 2019 में एक बिल पास किया लिंचिंग के अगेंस्ट। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी लिंचिंग के अगेंस्ट स्ट्रिंजेंट बिल लेके आई। नेक्स्ट टॉपिक है पोषण ट्रैकर, ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। पोषण ट्रैकर का मतलब है कि इसमें डेटा कलेक्ट किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी है, कहाँ कहाँ पे न्यूट्रिशन मिला है बच्चों को, महिलाओं को,
या किसी और को। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोकसभा में अभी डेटा जो रिकॉर्ड है पोषण ट्रैकर का या न्यूट्रिशन ट्रैकर का, ये नहीं बताया है लोकसभा में। क्यों? क्योंकि कहा है इसमें वुमन और चिल्ड्रन की प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है, यानी कि उनकी निजता का वॉयलेशन हो सकता है, तो इसे इसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट में है, इसलिए डिस्क्लोज नहीं किया इनका डेटा कि वुमन और चिल्ड्रन में, बच्चों और महिलाओं में क्या है ये डेटा, यानी कि कितना उसमें न्यूट्रिशन की कमी है, नहीं है, कितना डेटा है इनका, कुछ अभी डिस्क्लोज नहीं किया, बताया नहीं है। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है? वुमेन और चिल्ड्रन की प्राइवेसी को बचा के रखना। जो पोषण ट्रैकर है इसको देखो ICDS कैश भी बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर होता है भाई साहब जिसपे जैसे मान लो घर घर पे जाते हैं मोबाइल में आदमी वो ट्रैक करते हैं कि, या आंगनवाड़ी सेंटर में जाते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर में देखते हैं कि वहाँ पे न्यूट्रिशन की फैसिलिटी क्या है, जो आंगनवाड़ी में दिया जाता है ना खाना वगैरह प्रेग्नेंट वुमन को या फिर बच्चों को जो होते हैं। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है एक तरह से पोषण अभियान के अंदर ही, जो गवर्नमेंट का है पोषण अभियान या न्यूट्रिशन मिशन, जो यूनियन गवर्नमेंट ने नवंबर 2017 में अप्रूव किया था। 9,000 करोड़ रुपए 3 साल के लिए दिए थे इसमें ट्रैकर के लिए 1,053 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे इस पोषण ट्रैकर के जरिए, यानी कि इनको ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है इस पे और कहाँ कहाँ पे न्यूट्रिशन इम्प्रूव हुआ है, यानी कि पोषक तत्व की जो डाइट है वो मिली है उनको जिनके लिए दी जा रही थी इस पोषण अभियान के अंदर। तो इसके सिग्निफिकेंस यही है, पोषण अभियान में एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट पिलर है ये ट्रैकर, यानी कि ये पता चल सकेगा कि पोषण अभियान के अंदर किस किस को फायदा हो रहा है इसके जरिए। इसमें 12.3 लाख आंगनवाड़ी सेंटर में ये डेटा मॉनिटर किया जाएगा और 9.8 लाख बेनिफिशरीज का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिसमें बच्चे होंगे 6 महीने से लेकर 6 साल तक, प्रेग्नेंट वुमन होंगी, गर्भवती महिलाएं होंगी, लैक्टेटिंग मदर्स जो अपने बच्चों को माताएं दूध पिलाती है जन्म के बाद, उन्हें बोलते हैं लैक्टेटिंग मदर्स। आंगनवाड़ी में 6 सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्री के लिए, जैसे देखो हॉट कुक्ड मील, पका पकाया खाना दिया जाता है, होम राशन भी दिया जाता है, घर के लिए राशन, या प्री स्कूलिंग एजुकेशन भी दी जाती है बच्चों को, इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम भी चलाया जाता है, वैक्सीन वगैरह भी लगाई जाती है आंगनवाड़ी सेंटर में। तो ये सब प्रोग्राम है जिनमें 6 टोटल प्रोग्राम है। तो इशू क्या है? पार्लियामेंट्री कमेटी ने देखो अभी इशू रेज किया सेवरल क्वेश्चन पोषण ट्रैकर के बारे में। उसने कहा कि इसके इफेक्टिव यूज के लिए जो इसके परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं उनको जो मॉनिटर किए जाते हैं, स्टेट वाइज जो डेटा आपने रिपोर्ट तैयार की है, तो स्टेट वाइज डेटा तैयार करके आप एक प्लेटफॉर्म पे डालो ताकि सबको बेनिफिट हो सके, कितने लोगों को बेनिफिट हुआ इसमें, और ये पता लगाया जा सके, रियल टाइम बेसिस इंफॉर्मेशन हो टाइमली। कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया है कि मिनिस्ट्री क्या है, एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाए जिसके जरिए जो फूड पैकेजेस या आंगनवाड़ी बेनिफिशियरीज हैं जिनको फ़ायदा पहुंचाया जाता है, तो ये सुनिश्चित किया जा सके कि हाँ उन्हें फ़ायदा हो भी रहा है इस स्कीम का या नहीं हो रहा है, तो एक मैकेनिज्म तैयार करें मॉनिटरिंग करने का। ये पोषण अभियान था जो ये क्या था जिसके अंदर ये पोषण ट्रैकर लॉन्च किया था, ये न्यूट्रिशनल आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने 2018 में, और 2022 तक इसके स्पेसिफिक टारगेट है, कुछ इसमें टारगेट रखे गए हैं कि चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग मदर्स, इनमें न्यूट्रिशनल की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। इसका टारगेट ये था कि इसमें जो स्टंटिंग है और वेस्टिंग, स्टंटिंग का मतलब है कि बच्चे के एज तो बढ़ गई लेकिन हाइट नहीं बढ़ी, यानी कि बौना रह गया, कद छोटा रह गया। वेस्टिंग का मतलब है हाइट तो बढ़ गई लेकिन वजन नहीं बढ़ा, पतला रह गया। तो ये हर साल 2% तक डिक्रीज करना है, जितने अभी फिलहाल हैं स्टंटिंग और वेस्टिंग के शिकार बच्चे, लगभग टोटल 6% 2022 तक बच्चों में ये स्टंटिंग वेस्टिंग कम करना, रिड्यूस करना है। और एनीमिया के जो केस हैं बच्चों में 3% हर साल, लगभग टोटल 9% 2022 तक कम करना है, बच्चों में हो या एडोलेसेंट गर्ल हो, किशोर अवस्था में जो लड़कियां होती हैं यानी कि 14 से लगभग 18 साल, प्रेग्नेंट वुमन हो या लैक्टेटिंग मदर्स, इनमें जो एनीमिया का डिसीज हो जाती है, एनीमिया की डिसीज होती है जब बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी। ये टारगेट और थे इसमें कि जो स्टंटिंग के केस हैं बच्चों में 0 से लेकर 6 साल तक, उन बच्चों में अभी जो 38.4% है उसको घटा के 2022 तक 25% तक लेके आना है। बैकग्राउंड ये था, देखो लगभग 33% से ज़्यादा, 1/3% से ज़्यादा चिल्ड्रन में जो 5 साल से कम है उनमें स्टंटिंग और वेस्टिंग देखी गई,
और 40% 1 से 4 साल के बच्चे हैं जो उनमें एनीमिक के शिकार हैं। 50% से ज़्यादा प्रेग्नेंट वुमन या अदर वुमन उनमें एनीमिक का केस देखा गया है, मतलब एनीमिया के शिकार हैं वो। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के हिसाब से 2016 में लॉन्च की गई थी ये, यानी कि रिलीज की गई थी, उसके हिसाब से ये सब डेटा है जो लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है व्हाट इज पार्वो वायरस। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके देखो अभी लगभग 2000 केस देखे गए पेट और स्ट्रे डॉग्स में। ये देखो कुत्तों में होने वाली एक बीमारी है, वायरस है, ये वायरल डिसीज है। अमरावती सिटी है जो, वहां पे देखे गए, अमरावती सिटी आंध्र प्रदेश में। ये पर्वो वायरस हाईली कंटेजियस डिसीज है और वायरल डिसीज है, वायरस से फैलती है ये डॉग्स में और पप्पीज में। कुत्ते और कुत्तों को बच्चों में ये फैलती है, अफेक्ट करती है उन्हें, और उनकी जो इंटेस्टाइनल होती है यानी कि आंतड़ी, आंत या आंतड़ी, उनको अफेक्ट करती है ये। जब किसी कुत्ते को ये बीमारी हो जाती है तो ब्लडी डायरिया हो जाता है उसे, खूनी दस्त लग जाते हैं, वॉमिटिंग, उल्टियाँ होती हैं, ड्रास्टिक वेट लॉस, उसका वजन घटने लगता है, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है उसकी बॉडी में, और लेथार्जी, वो भाई साहब थका थका महसूस करता है। ये सारे सिम्टम होते हैं, लक्षण होते हैं जब ये कुत्ते को बीमारी हो जाती है। ये वायरस 90% मोर्टिलिटी रेट रखता है। अगर किसी कुत्ते को ये बीमारी होगी, मान लो 100 कुत्ते को हुई ये बीमारी, डॉग को, उसमें से लगभग ऑलमोस्ट 90 कुत्ते मर जाएंगे भाई साहब। मोर्टिलिटी रेट है मतलब डेथ रेट। ये वायरस पहली बार डिस्कवर किया गया था 1967 में। ये जो है वायरस बहुत ही हार्ड वायरस है, इसे किल करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इन्वायरमेंट में ये लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट रहता है और किसी डॉग को जो इसके कांटेक्ट में आया उसको इन्फेक्ट कर सकता है। तो कैसे कैसे फैलता है ये? लगभग सेम इसी तरह से फैलता है जैसे आदमियों में कोरोना वायरस फैलता है ना, ऐसी अगर कोई मान लो डॉग इन्फेक्टेड है, किसी को ये पर्वो वायरस हो रखा है और दूसरा कुत्ता उसके कांटेक्ट में आएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में, तो ये हो जाएगा। या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में हुआ है, मान लो कुत्ता कहीं पे भाई साहब खांस के छींक के गया है और कहीं कपड़े पे या किसी पे उसका लगा हुआ है ये वायरस, तो भी हो सकता है ये। या किसी ने मान लो उस कुत्ते का मालिक है जिसने पाला हुआ है, उसको हो रखा है, उसने कोई कपड़ा वपड़ा उठाया उसको, वो दूसरे कुत्ते के कांटेक्ट में गया तो उसको भी हो सकता है ये। तो अभी देखो इसके ऐसे केस तो देखे नहीं गए कि ये ह्यूमन में भी हुआ है, सिर्फ डॉग के ही लिए है वायरस, डॉग को ही प्रभावित करता है, इन्फेक्ट करता है। तो इसके अभी जो इतने ज़्यादा केस इंक्रीज हो रहे हैं उसका क्या कारण है? उसका कारण है कोविड-19 पेंडेमिक। ये क्यों कारण है? क्योंकि भाई साहब जो ओनर है ना कुत्ते के, जो मालिक हैं जिन्होंने कुत्ते पाल रखे हैं, वो अपने कुत्ते को हॉस्पिटल लेके नहीं जा पा रहे हैं कोविड-19 की वजह से। क्योंकि देखो कुत्ते को ना समय समय पे वैक्सीन लगवानी पड़ती है बहुत सारी, जिससे क्या है कुत्ता किसी को काटे तो किसी को रेबीज नाम की बीमारी ना हो, तो डॉग को वैक्सीनेशन करना पड़ता है। लगभग ये महीने में, साल में, 6 महीने में इसका टाइम पीरियड होता है। तो ये वैक्सीनेशन कराने जा नहीं पा रहे हैं, तो डॉग की जो इम्यूनिटी है ना, प्रतिरोधक क्षमता, वो कम होती जा रही है डॉग की भी। इसका ट्रीटमेंट है क्या? ये पर्वो वायरस का, देखो पर्वो वायरस का तो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई उपाय इलाज नहीं है और ना ही इसके लिए कोई वैक्सीन है। तो ये वैक्सीन कौन सी है? देखो ये वैक्सीन और तरह की लगाई जाती है कुत्तों को, जैसे रेबीज के लिए कि अगर कुत्ता किसी आदमी को काट जाए तो उसे रेबीज ना हो, ऐसे कुत्ते में ही वैक्सीन लगा दी जाती हैं। तो इसकी कोई नहीं है पर्वो वायरस की, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है कर्नाटक ड्राफ्ट एंटी कन्वर्जन बिल। कर्नाटक ने भी देखो एक ड्राफ्ट बिल पेश किया है एंटी कन्वर्जन का। जब कोई आदमी एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए, ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले देखो यूपी गवर्नमेंट ने लाया था, उसी के बेस पे कर्नाटक गवर्नमेंट भी लेके आई है ये बिल। यूपी की जैसी प्रोविजन थी कि फ्रॉडुलेंट मीन्स पे कोई धोखेधड़ी से अगर मैरिज के लिए, शादी के लिए एक आदमी को कन्वर्ट करवाता है तो उसको रोकने के लिए बिल लाया गया है। कर्नाटक का जो गवर्नमेंट बिल लेके आई है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021, इसकी कुछ हाईलाइट है, प्रोविजन है कुछ इसमें रखा गया है कि अगर कोई पर्सन दोषी पाया गया कि वो अनलॉफुल कन्वर्टिंग कर रहा है, अवैध तरीके से किसी पर्सन को कन्वर्ट कर रहा है दूसरे धर्म में, तो उसको मिनिमम 3 से 5 साल की जेल हो सकती है कम से कम, और 25,000 का फाइन। और अगर ऐसा पर्सन पाया गया, कोई माइनर को, 18 साल से कम बच्चा है, या कोई वुमन है, महिला है, या कोई एससी या एसटी कम्युनिटी से, स्टूल कास्ट डूल ट्राइब से, अनुसूचित जाति और जनजाति से बिलोंग करता है, तो उसको कम से कम मिनिमम 3 से और मैक्सिमम 10 साल, 3 से 10 साल की सजा हो सकती है और 50 साल का फाइन भी लग सकता है उस पर। और मास कन्वर्जन अगर कोई कराएगा तो उसे 3 से 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है।
मास कन्वर्जन का मतलब है अगर ज़्यादा लोगों को एक साथ कन्वर्जन करवा रहा है दूसरे धर्म में कोई। इसके लिए एक अप्रोप्रिएट कोर्ट है जो वो क्या है, अक्यूज्ड को, जो भी आरोपी है जिस पे आरोप लगे हैं कि ये कन्वर्जन करा रहा है दूसरे धर्म में, उस आरोपी को कंपनसेशन भी देनी पड़ सकती है। किसको? जिसको वो कन्वर्जन करवा रहा है। मान लो ए आदमी है, बी आदमी है, ये बी ए को कन्वर्ट करवा रहा है अपने धर्म में, तो ये बी आदमी को कंपनसेशन देनी पड़ेगी ए आदमी को 5 लाख रुपए तक की। नेक्स्ट है इसमें कंपनसेशन का मतलब है मुआवजा। कुछ केसेस में ऐसा है कि रिलीजन को वॉलंटरी अपने आप मर्जी से कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए भी इसमें प्रोविजन रखी गई है कि जो अपनी मर्जी से कर रहा है उसको सजा नहीं होगी, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस है बहुत ज़्यादा। और इंटरफेथ मैरिज के लिए भी है, अगर कोई मान लो एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी करता है उसके लिए भी प्रोविजन है इसमें। चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं इसके सामने आगे देखो। जो कर्नाटक गवर्नमेंट लेके आई है जो ये बिल में प्रोविजन, इससे पहले गुजरात में भी ऐसी सेम प्रोविजन थी। 2020 में गुजरात गवर्नमेंट भी एंटी कन्वर्जन लॉ लेके आई थी, लेकिन जो इसमें प्रोविजन थी कुछ, वो गुजरात हाई कोर्ट ने वो स्टे लगा दिया था, उन पर प्रतिबंधित कर दी थी, बैन कर दी थी, वो स्टे लगा दिया था। इन पे इंटरफेथ मैरिजेज में अगर मान लो एक धर्म से दूसरे धर्म में कोई कन्वर्जन करता है तो उसका बर्डन और प्रूफ उसी पे होगा जो मान लो कन्वर्जन करा रहा है। जैसे मान लो ए है और बी है, ये दोनों शादी कर रहे हैं, मान लो ए भी नहीं मानते, ये लड़का है और ये लड़की है, तो ये लड़का कन्वर्ट करा रहा है लड़की को, तो ये कन्वर्ट करा रहा है जो, ये इसको प्रूफ देना पड़ेगा, खुद बताना पड़ेगा कि ये धोखाधड़ी से कन्वर्ट नहीं करा रहा है। तो ऐसी प्रोविजन थी कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे था, जो इंटरफेथ में इंटर कर रहा है, तो ये इस पे प्रूफ था, उसे प्रूव करना पड़ेगा। तो ये हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था इस पे, गुजरात हाई कोर्ट ने। तो सेम प्रोविजन ये कर्नाटक लेके आया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे राइट की अधिकार दिए गए हैं, लिबर्टी के, राइट टू चॉइस का, ये हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है, तो ये उनके अगेंस्ट है, एक तरह से उनके विरुद्ध है, उनका वायलेशन है। बैकग्राउंड क्या है देखो, इससे पहले यूपी एमपी ये अपने स्टेट में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग लॉज पास कर चुके हैं, हरियाणा कर्नाटक ने भी अब अनाउंस कर दिया है। और कुछ प्रोपोनेंट ऐसे हैं यानी कि ये कहते हैं कि भाई साहब देखो, अलग अलग स्टेट में लॉ लाने के बजाय एक पूरे सेंट्रल लॉ आना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ लेके आए, क्योंकि ये पैन इंडियन रैकेट है, पूरे इंडिया में प्रॉब्लम है, सिर्फ एक स्टेट में प्रॉब्लम नहीं है। ये राशनल क्या है इसके पीछे, मतलब क्या इसका फ़ायदा एंटी कन्वर्जन लॉ का लाने का, क्या मोटिव है लाने का? ये है थ्रेट ऑफ फोर्सफुल कन्वर्जन। कई सारे बहुत सारे केस ऐसे रजिस्टर किए गए कि ज़बरदस्ती एक धर्म से दूसरे धर्म में लोगों को कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। प्रॉब्लम ऑफ इंड्यूसमेंट और अल्यूरमेंट, कुछ लोभ लालच देकर लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट किया जाता है। रिलीजियस कन्वर्जन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, और देखो धार्मिक एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होना ये फंडामेंटल राइट नहीं है। आप कोई भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हो, अपना सकते हो, लेकिन कन्वर्ट होना ये फंडामेंटल राइट नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपको याद रखना है। कुछ क्रिटिक्स क्या बोलते हैं इस लॉ के बारे में जो ये कानून लाए जा रहे हैं, कुछ आलोचना करते हैं, आलोचक हैं वो बुराइयां करते हैं इसकी। वो कहते हैं कि देखो ये लव जिहाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई प्रोविजन है नहीं, और ये आर्टिकल 21 जो हमारा है हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट, इसके अंदर इंडिविजुअल को ये भी अधिकार है कि राइट टू मैरी करने का, शादी करने का अधिकार है, उसके चॉइस का, जिससे भी वो शादी करना चाहे उसका फुल अधिकार है। आर्टिकल 25 भी ये कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रैक्टिस कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑफ वन चॉइस, अपने चॉइस का, अपने जिसको वो अच्छा लगता है धर्म, वो किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है, अपना सकता है और कन्वर्जन कर सकता है किसी भी धर्म में, उसका अधिकार है। लेकिन देखो राइट, ये कन्वर्जन का अधिकार ना फंडामेंटल राइट नहीं है, वो अपने धर्म, अपने चॉइस का धर्म अपना सकता है, वो चाहे तो, जिसको प्रैक्टिस करना चाहे वो प्रैक्टिस कर सकता है, और वो चाहे तो नॉट फॉलोइंग एनी रिलीजन, वो किसी धर्म को फॉलो ना करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकता, ये भी फंडामेंटल राइट है। वो अलग किसी धर्म से रहना चाहता तो उससे भी अलग रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मैरिज और कन्वर्जन के लिए कुछ गाइडलाइंस दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने जजमेंट में, देखो ये हर एक एडल्ट को, यानी कि जो 18 साल से ऊपर है, उसको ये अधिकार है कि वो अपनी लाइफ पार्टनर अपने चॉइस का चूज कर सके, ये उसको अधिकार है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक लिली थॉमस एंड सारला मुदगल केस है, ये केस का नाम है, इसमें कहा था कि देखो कन्वर्जन अगर बोनाफाइड है तो सही है, अगर बिना बोनाफाइड बिलीफ के, अगर मान लो किसी आदमी का बिलीफ नहीं है, ए आदमी है, ये मान लो ए धर्म से बी धर्म में जा रहा है कोई आदमी, ये एक्स आदमी है, ए धर्म का है, बी धर्म में कन्वर्ट कर रहा है इसका, लेकिन बी धर्म में कोई मानता नहीं है कुछ भी, तो अगर बोनाफाइड यानी कि
उसका बिलीफ नहीं है, इसमें विश्वास नहीं है, और तब कन्वर्जन किया जा रहा है, तो ये कोई कन्वर्जन माना नहीं जाएगा, यानी कि ये सही नहीं माना जाएगा, लीगल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है कि एक सलामत अंसारी प्रियंका खारवार केस है इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2020 का। उसमें कहा कि राइट टू चूज ए पार्टनर और लिव विद पर्सन ऑफ चॉइस, यानी कि हर एक पर्सन को अपने चॉइस का लाइफ पार्टनर चुनने का, किसी से शादी करने का फुल अधिकार है, और इस चीजन का फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। तो नीड ऑफ द आवर क्या है, अभी करने की क्या जरूरत है? देखो, नीड फॉर यूनिफॉर्मिटी, एक यूनिफॉर्मिटी लाने की जरूरत है, क्योंकि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट है, ये यूनाइटेड नेशन का एक डॉक्यूमेंट है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो पूरे वर्ल्ड वाइड ये इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इसके आर्टिकल 18 में भी ये लिखा गया कि हर एक आदमी को अपने अपने चॉइस का धर्म वो अपना सकता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसे अपनी जिसमें भी वो फेथ रखना चाहे कर सकता है। तो ये क्या है, एक मॉडल लॉ है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक मॉडल लॉ लाना चाहिए, जैसे मॉडल लॉ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए लेके आई सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे ही इसके लिए मॉडल लॉ ला सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती हैं, जो एंटी कन्वर्जन लॉ लेके आई हैं उनमें कोई वेग या एम्बिगुअस प्रोविजन नहीं होनी चाहिए। वेग एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट कोई भी ऐसी धाराएं नहीं होनी चाहिए जिसको समझने में यानी कि आदमी को मुश्किल हो, यानी कि पर्सन अगर कोई कन्वर्ट करना चाहता है दूसरे धर्म में, उनकी भी गाइडलाइंस हो कि लोगों को परेशान ना किया जाए इलीगल तरीके से। जो एंटी कन्वर्जन लॉ हैं ये, इनमें ऐसी प्रोविजन भी मेंशन करने की जरूरत है, अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन है, अगर वो स्टेप लेना चाहे कन्वर्जन के लिए, तो ये भी प्रोविजन उसमें हो। और पीपल को ये भी ज़रूरत है कि उन्हें अवेयर करना, एजुकेट करना, यानी कि उन्हें शिक्षा देना फोर्सफुल कन्वर्जन के बारे में, या इंड्यूसमेंट, अल्यूरमेंट, लोभ लालच देके कन्वर्जन के बारे में उनको एजुकेट करना। एक हमारे देश में स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, अगर कोई आदमी एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी करना चाहता है तो उसकी मैरिज इस एक्ट में रजिस्टर होती है। यही टॉपिक थे आज के।